वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। लेट्स स्टार्ट। Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or derogation of any of the fundamental rights shall be void। यानी कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता होगा वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। क्या आर्टिकल इट मतलब यहाँ पे आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि इसमें अपने कंट्री की सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्री की सारी हाई कोर्ट्स, ठीक है, वो किसी भी जो भी लॉ बना है उसको चेक कर सकती हैं कि ये किसी भी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रहा है ये लॉ, है ना। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है। तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और देश की सारी हाई कोर्ट्स को अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अपने कंट्री की सारी हाई कोर्ट्स, है ना, वो चेक कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं कोई भी लॉ अगर कंट्री में बना है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जा सकते हैं। तो ये था यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है। मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो आइए हम अब समझते हैं कि आर्टिकल 13 के अंडर में लॉ का क्या मतलब है। ठीक है। पहला है परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो हमारे देश की पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं और किसी भी स्टेट की जो विधानसभा होती है वहां पे जो कानून बनाए जाते हैं वो होते हैं परमानेंट लॉ की कैटेगरी में। ठीक है। दूसरा है टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट जारी करते हैं और स्टेट में गवर्नर जारी करते हैं। तो ये भी आगे लॉ के मीनिंग के अंडर में, अंडर आर्टिकल 13। तीसरी कैटेगरी है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होते हैं? डिलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना। ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, डिलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना। इसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारे कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जारी करते हैं ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। तो वो भी आगे लॉ के मीनिंग के अंडर में, अंडर आर्टिकल 13। फोर्थ वन कैटेगरी जो है वो है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ में आगे हमारे जो सोसाइटी के जो कस्टम, जो रीति रिवाज बने होते हैं, कई बार ये भी बहुत बाइंडिंग होते हैं और आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। तो इन ये भी आगे लॉ के मीनिंग के अंडर में, अंडर आर्टिकल 13। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता पाया गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दिया जा सकता है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। तो वो लॉ का जो मीनिंग है ना वो ये है यहाँ पे। ठीक है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ए constitutional amendment is not a law and hence it cannot be challenged on this ground। ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो लॉ नहीं है, वो लॉज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है। तो वो इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किए जा सकते। किस ग्राउंड पे? यानी कि अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हाउएवर, बट इसमें भी एक कंडीशन है। आपने ध्यान दिया होगा 1973 में बड़ा ही फेमस केस हुआ था, केशवानंदा भारती केस, जिसमें से निकल के आई थी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन। ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया है कि अगर
However, it can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that form part of the basic structure of the constitution. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं, अगर वो ऐसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं जो कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि इनवैलिड करार दिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियरली आप समझ गए। तो एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं इस कंसेप्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। बट अगर वो किसी ऐसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं जो कि हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, जो कि हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर वो ऐसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दिया जा सकता है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप क्लियरली समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।